हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए होंगे। मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला, और मैं आप सबके लिए लाया हूँ यूपी टेट 2023 एग्ज़ाम्स में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और ये हमारा पार्ट 1 है और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाए हैं कि अधिकतर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चंस जरूर प्राप्त करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग कंजूसी मत कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि यही मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट, ठीक है, हमें हमारा मोटिवेशन दीजिए, हम आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते अपना ये सेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी मनोविश्लेता विश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है किस श्रेणी में आता है? तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। ठीक है, तो एल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, लिख लीजिएगा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत दिया। ठीक है, अपने सिद्धांत में उन्होंने जोर दिया कि अधिगम यानी कि सीखना उत्तेजनाओं व प्रतिक्रियाओं के बीच संबंध बनाने का परिणाम है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के जो सिद्धांत दिए वो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया। इसी को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत बोलते हैं। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। संबंधवाद या बंधनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को बोलते हैं संबंधवाद या बंधन सिद्धांत या एसआर थ्योरी। ठीक है, मतलब इनके अकॉर्डिंग वह सिद्धांत जो उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच उद्दीपक, ठीक है, और जो अनुक्रिया के बीच संबंध के रूप में अधिगम का वर्णन करता है। उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच जो संबंध है उसका अधिगम के रूप में वर्णन करता है, वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत एक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि व्यवहार उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। जब उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच परस्पर क्रिया होती है तो उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार प्रकट होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के पीछे मुख्य विचार यह है कि अधिगम अभ्यास के परिणाम स्वरूप शिक्षार्थी के व्यवहार में एक परिवर्तन है। मतलब कि शिक्षार्थी जितना अभ्यास करेगा उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया। अब बिल्ली जैसे अंदर बंद है, इन्होंने बिल्ली चूहे पर अपना प्रयोग किया था, तो बिल्ली जैसे अंदर बंद है तो यहाँ पे मांस रखा हुआ है, तो ये एक आपका उद्दीपक है। उद्दीपक को देखेगा तो बिल्ली क्या करेगी, इसके प्रति अनुक्रिया करेगी, मतलब इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगी, इसके मतलब कि लार टपकने लगेगा तो क्या करेगी, वो कई चीज़ें अपनाएगी। यहाँ इधर दरवाजा है, सिकनी है, बिल्ली समस्या है, उसके सामने समस्या बाहर निकलने की समस्या है, तो धीरे धीरे अपने समस्या को सुलझाएगी और एक बार एक ऐसा टाइम आएगा कि वो पिंजड़े से बाहर निकल कर इस मांस को प्राप्त कर लेगी। जैसे एक बार ये हो जाएगा, ये चीज़ उसके व्यवहार में आ जाएगी। अब जब भी उसको हम पिंजड़े में बंद करेंगे और बाहर कुछ भी उद्दीपक वाली चीज़ रखेंगे तो उसके मन में जब अनुक्रिया होगी तो ऑटोमेटिक अपने व्यवहार में वो चीज़ ला चुकी होगी, बाहर निकल के मांस को प्राप्त कर लेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताया कि यह एक व्यवहारात्मक सिद्धांत है जो अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में उतारा जा सकता है। ठीक है, तो
थार्डाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक, पहले का ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के जो वक्र हैं वो किसके सूचक हैं? ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। ए बी सी डी में से बताइए जल्दी से। तो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, जल्दी से बताइए। तो सीखने के जो वक्र हैं वो सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने की प्रगति के, दूसरे का ए ऑप्शन सही है। हम अपने जीवन में अनेक नई बातें, नए कार्य एवं नए विषय सीखते हैं, जैसे कार चलाना, लिखना, पढ़ना, अंग्रेजी सीखना, चित्र बनाना आदि। परंतु हमारी इन सबको सीखने की जो गति है वो आरंभ से लेकर अंत तक एक सी नहीं होती है। कभी गति तेज हो जाती है तो कभी गति धीमी होती है। ठीक है, यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। ठीक है, जो एक समान नहीं रहेगी, कहीं पे कम कहीं पे अधिक। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं। जब हम अपनी सीखने की चीज़ को किसी भी वक्र रेखा पर बनाएं, ठीक है, तो जो हमें रेखा वक्र प्राप्त होगा वह सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र एक पद्धति है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा अधिगम के रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जाता है कि हमने कितना सीखा, किस प्रकार से सीखा, किस तरह से सीखा, क्या सीखा। दूसरे शब्दों में अधिगम वक्र या सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है और इसे ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करते हैं। मतलब अधिगम का जो वक्र है वो सीखने में होने वाली, सीखने में जो उन्नति होती है, ठीक है, या अवनति होती है, सीखने में ऊपर जा रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, इसको अधिगम वक्र जो है व्यक्त करता है। इसको ग्राफ पेपर पर हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो सीखने के वक्र जो है वो सीखने के प्रगति के सूचक हैं, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता व रचनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है। ठीक है, अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। हमारे सामने नीचे 4 प्रकार के वक्र दिए हुए हैं। 4 प्रकार के वक्र हमारे दिए हुए हैं। पहला है उन्नोदर निष्पादन वक्र, यानी कि ये इधर अधिगम की मात्रा है, इधर हमारा समय दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर्व भी बोलते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर्व भी बोलते हैं। मतलब इसमें प्रारंभ में सीखने की गति जो है वो धीमी होती है और बाद में तीव्र। प्रारंभ में इसमें सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है, तो ये हमारा पॉजिटिव वक्र है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सेकंड हमारा आता है ह्रास निष्पादन वक्र। इसको निगेटिव लर्निंग कर्व बोला जाता है। प्रारंभ में इसमें सीखने की मात्रा बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, परंतु बाद में सीखने की मात्रा में कमी आ जाती है। ठीक है, और यह सबसे लोकप्रिय वक्र होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एस आकार का वक्र है। एस आकार का वक्र है, शुरू में इसमें सीखने की मात्रा या गति धीमी होती है वह बाद में तीव्र हो जाती है। इसमें शुरुआत में सीखने की मात्रा व गति धीमी होती है और अंत में इसमें शुरुआत में जो सीखने की मात्रा व गति है धीमी व बाद में तीव्र हो जाती है, अंत में धीमी हो जाती है। पहले मात्रा गति धीमी होती है, फिर तीव्र हो जाती है, अंत में धीमी हो जाती है। यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के वक्रों का मिश्रित रूप है, तो इसे मिश्रित प्रकार का वक्र भी कहा जाता है या एस आकार का वक्र भी कहा जाता है। और एक आपका वक्र आता है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र जब सीखने की क्रिया में सीखने की मात्रा हर समय समान हो तो यह वक्र बनेगा। जब सीखने की क्रिया में सीखने की मात्रा हर समय समान हो, तो ना ही तेज ना ही धीमी, एक समान हो, तो सरल रेखीय वक्र बनेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इस प्रकार के वक्र पूछे जाते हैं बहुत आपके। ठीक है,
तो दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही होगा। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? ए बंडूरा वाल्टर ने, बी डॉलर्ड और मिलर ने, सी कार्ल रोजर्स ने, डी युंग ने। जल्दी से बताइए। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने मिलकर दिया। बंडूरा और वाल्टर ने मिलकर दिया था। ठीक है। तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने मिलकर दिया था। यह सिद्धांत मूल रूप से एक सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत है जो इस विचार पर आधारित है कि लोग यह देखकर सीखते हैं कि दूसरे क्या करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में मानव विचार प्रक्रियाएं व्यक्तित्व के समझने के लिए केंद्रीय हैं। मतलब कि इस सिद्धांत में मानव विचार जो होते हैं उसको व्यक्तित्व को समझने के लिए केंद्रीय भाव माना गया। इन्होंने अपने सिद्धांतों को, मतलब कि बंडूरा जी ने अपने सिद्धांतों को पुस्तकों की एक श्रृंखला में प्रस्तुत किया। ठीक है, और एक जूनियर लेखक के रूप में रिचर्ड वाल्टर्स के साथ बंडूरा ने किशोर आक्रामकता लिखा। ठीक है, एक जूनियर लेखक थे रिचर्ड वाल्टर्स, इनके साथ इन्होंने किशोर आक्रामकता लिखा जिससे व्यक्तित्व विकास का जिसमें व्यक्तित्व विकास का वर्णन करने के लिए सामाजिक शिक्षण का प्रयोग किया गया। तो इन्होंने वाल्टर्स के साथ मिलकर आक्रामकता किशोर आक्रामकता लिखा जिसमें इन्होंने व्यक्तित्व विकास का वर्णन करने के लिए सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किया। ठीक है, तो बंडूरा का व्यक्तित्व का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत इस आधार पर आधारित है कि मानव व्यवहार काफ़ी हद तक अर्जित किया जाता है। मानव व्यवहार काफ़ी हद तक अर्जित किया जाता है, देखकर सीखा जाता है। ठीक है, इसी पर बंडूरा का व्यक्तित्व का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत आधारित है। ठीक है, कि मानव व्यवहार काफ़ी हद तक अर्जित किया जाता है। ठीक, अच्छा अब आ जाओ। युंग ने वैश्लेषिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। वैश्लेषिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है इन्होंने, वैश्लेषिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, या इसी को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत बोलते हैं, या एनालिटिकल साइकोलॉजी का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, ओके। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया। तो युंग ने वैश्लेषिक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया, या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया, या एनालिटिकल साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत को दिया। ठीक है, तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर जी ने दिया। हमने आपको पूरा समझा दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी अधिगम, डी नैतिकता। जल्दी से बताइए क्या होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण? एक चीज़ पीछे छूट गया था, इसमें डॉलर्ड व मिलर ने अनुकरण अधिगम सिद्धांत दिया, या सामाजिक शिक्षा व नकल का सिद्धांत दिया। ठीक है, डॉलर व मिलर ने मिलकर अनुकरण अधिगम सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं सामाजिक शिक्षा व नकल सिद्धांत। तो
अनुकरण अधिगम सिद्धांत या सामाजिक शिक्षा व नकल का सिद्धांत डॉलर व मिलर्स ने दिया। कार्ल लोर्जस ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत दिया। युंग ने वैश्लेषिक मनोविज्ञान सिद्धांत या विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान सिद्धांत या नैतिक साइकोलॉजी का सिद्धांत दिया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्ध, अधिगम, नैतिकता। जल्दी से बताइए बीसीडी में से, जल्दी से। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण की बात करें तो यह एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है, ठीक है, जिसका उपयोग सीखने की दर को, हाथ आँख के समन्वय व न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि यह एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका प्रयोग सीखने की दर को, हाथ और आँख के समन्वय को मापने में किया जाता है, न्यूरो साइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति का विश्लेषण व निरीक्षण करने व दृश्य व अधिगम के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया गया है। मतलब इसके द्वारा हम सीखने की प्रक्रिया का परीक्षण करते हैं, उसकी प्रकृति का विश्लेषण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, देखी गई चीज़ों दृश्यों को देखे गई चीज़ों यानी दृश्यों को देखकर जो हमने सीखा उसके बीच का अध्ययन, उसके बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके लिए यह एक प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया गया है। ठीक है, मिरर ड्राइंग परीक्षण। ठीक, इसमें होता क्या है कि एक उम्मीदवार को एक दर्पण में अपने काम का अवलोकन करते हुए, देखो बैठा हुआ एक उम्मीदवार, उसके सामने एक दर्पण दिया है, उसने जो काम किया, जो चीज़ बनाई है उसको उस दर्पण में देख के बनाना होता है। ठीक है, तो एक उम्मीदवार को एक दर्पण में अपने काम का अवलोकन करते हुए एक तस्वीर को ट्रेस या खींचने का निर्देश दिया जाता है। तस्वीर रखी हुई है, उसको खींचने या ट्रेस करने का निर्देश दिया जाता है। यह जो खींचा जा रहा है उसका उल्टा दृश्य देता, जो भी ये बनाएगा मिरर में देखकर जस्ट उसका उल्टा बनेगा। ठीक है, और प्रभावी अनुरेखण व आरेखण के लिए नए सीखने की आवश्यकता होती है। मतलब कि बहुत ही प्रभावी तरीके से उसको बना सके, इसके लिए उसे सीखने की, कुछ नया सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसका मूल्यांकन चित्र को खींचने या ट्रेस करने में गति और सटीकता के अनुसार किया जा सकता है कि व्यक्ति ने कितना सटीक चीज़ बनाया है, कितना सीखा है, कितना उसको बना पा रहा है, क्या उसके साथ समन्वय हो पा रहा है, आँख और हाथ का न्यूरोलॉजिकल क्षति को मापने का जो भी है, इसके लिए ये देखना है कि वह मतलब कि मूल्यांकन चित्र को खींचने और ट्रेस करने में कि गति और सटीकता की कितनी गति और कितनी सटीकता के अनुसार किया जा रहा है, उसने उस चित्र को कितनी गति से और कितनी सटीकता के अनुसार बनाया है। तो ये होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। अधिगम को कितना व्यक्ति ने सीखा, क्या सीखा, या सीखने के मापन या अधिगम के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। अगर आपको कहीं ये भी ऑप्शन मिल जाए अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, अगर ये ऑप्शन भी आपको मिल जाए तो ये भी सही होगा। तो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो है वो अधिगम को मापने में हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें एक मिरर के सामने व्यक्ति को बैठा दिया जाता है और अपना जो उसने पहले से कुछ चीज़ बनाया होता है उसको उसके सामने रख के बनाना होता है। वो देखता है कि वह देखा जाता है उसके आँखों हाथों में कैसा कितना अच्छा समन्वय है और कितनी सटीकता से, कितनी गति से वो चीज़ बना लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम मिरर ड्राइंग परीक्षण का प्रयोग अधिगम के मापन हेतु करते हैं। ठीक है, या अधिगम स्थानांतरण के मापन हेतु करते हैं। तो चौथे का सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर कुछ ग्राफ दिए हैं। पार्ट 1 में थोड़ी गलती, पार्ट 2 में थोड़ी इतनी गलती, फिर इसमें इतनी एरर्स के ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, तो सी का चौथा ऑप्शन सही है आपका। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, 9th-10th में। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप क्या है? माध्यिका होती है। ठीक है, बहुलक होता है और माध्य होता है। ठीक, तीन ही होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है तो माध्यिका की, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकीय विधि है जिसके द्वारा स्कोर के प्रेक्षण के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। इसके अंतर्गत माध्य मीन आता है, माध्यिका मीडियन आता है, मोड यानी कि बहुलक आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचों का बी सही है आपका ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंगवर्थ, हैविगट, जीन पियाजे, हॉल। कौन थे? जल्दी से बताइए, विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक कौन थे? तो विकासात्मक कार्य के प्रतिपादक की बात करें तो ये थे रॉबर्ट हैविगट्स। रॉबर्ट, इनका सही नाम इस प्रकार है, रॉबर्ट, रॉबर्ट है, रॉबर्ट हैवी घस्ट, रॉबर्ट हैविघस्ट, ठीक है, इस प्रकार बोलेंगे। तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हैविघट यानी कि रॉबर्ट हैविघस्ट हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही होगा, सही से लिखते हैं। ये इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से रॉबर्ट हैविघस्ट, या कभी गा लिखा होता है, ठीक है। चलिए, छठे का भी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो विकासात्मक कार्य का मतलब क्या होता है भैया, देखा जाए तो एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में, ध्यान से सुनिएगा, एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से वह लगातार उत्पन्न होता है। मतलब कि वह कार्य होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से वह लगातार उत्पन्न होता है, ठीक है। इनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी है, अधिगम जीवन के लिए, सीखना जीवन के लिए एक बुनियाद है, नींव है, और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। उनके अनुसार एक विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है, मतलब कि हैविगस्ट के अनुसार, रॉबर्ट हैविगस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति को किसी विशेष जीवन काल में हल करना होता है, जिसे एक व्यक्ति को किसी विशेष जीवन काल में हल करना होता है और वह हल करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पिता को परिवार चलाने और एक बच्चे को पढ़ने व विद्यालय जाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि एक पिता को परिवार चलाने व एक बच्चे को पढ़ने व विद्यालय जाने के लिए जाना जाता है। एक विशेष आयु की ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं, एक विशेष आयु की ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती हैं, विकासात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक विशेष आयु की ऐसी सामाजिक अपेक्षाएं जो सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है, विकासात्मक कार्य कहलाता है। तो छठे का बी ऑप्शन आपका सही होगा, रॉबर्ट हैविगस्ट इसके प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? सृजनशीलता की पहचान है तो किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ए मैरीफील्ड ने, बी टॉरेंस ने, सी कोल व ब्रूस ने, डी कैंट ने। किसने किया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सातवें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, टॉरेंस ने। टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। मतलब कि टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है। इसे TTCT, इसे TTCT मतलब कि सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण, सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण TTCT भी बोला जाता है। इसमें आकलन करते हैं कि बच्चे का मन कैसे सृजनात्मक रूप से काम करता है और अक्सर बच्चों को उन्नत प्लेसमेंट या एक प्रवेश परीक्षा के
भाग के रूप में निर्धारित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है। परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों जैसे पढ़ने या गणित के बजाय यह परीक्षण सृजनात्मकता का आकलन करते हैं। मतलब कि इसमें परंपरागत से जो पढ़ाए जाने वाले विषय हैं जैसे गणित है या और कोई विषय हैं, इनके बजाय ये परीक्षण सृजनात्मकता का आकलन करते हैं। वे बुद्धि व तर्क परीक्षण से भिन्न होते हैं। ठीक है। सृजनात्मक परीक्षण जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है वे बुद्धि और तर्क परीक्षणों से भिन्न होते हैं, जिसे एक बच्चा पहले से ही कर सकता है। ठीक है। यह परीक्षण शाब्दिक परीक्षण व आकृत परीक्षण का उपयोग करके सृजनात्मक क्षमता की पहचान मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में हम शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग करते हैं, आकृत परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग करके सृजनात्मक क्षमता की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए ये परीक्षण बनाया गया है। ठीक है। इन्हीं का प्रयोग करके हम सृजनात्मक क्षमता की पहचान करते हैं, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण करते हैं दो प्रकार से, शाब्दिक परीक्षण के द्वारा और आकृत परीक्षण के द्वारा। ठीक है। तो समझ गए इसमें क्या चीज़ होता है। ठीक है। बच्चे का मन कैसे सृजनात्मक रूप से काम करता है, सृजनात्मक चिंतन परीक्षण के द्वारा यह देखा जाता है, जिसका निर्माण टॉरेंस महोदय जी ने किया। इसे TTCT परीक्षण भी कहा जाता है, यानी कि सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है। सातवें का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित के संबंध करता है तो उसे कहते हैं। जल्दी से बताइए। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने व निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हटा दो, तो उसे क्या कहते हैं, चिंतन कहते हैं, स्मृति कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं, बौद्धिक विकास कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। तो उसे कहते हैं अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण मतलब एक परिस्थिति में सीखी गई चीज जब दूसरी परिस्थिति में व्यक्ति के सीखने और निष्पादन को प्रभावित करे तो उसे अधिगम का अंतरण कहते हैं। मतलब कि एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करे तो उसे कहा जाता है अधिगम का अंतरण। ठीक है। तो अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण किसी विषय, कार्य, जगह व परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य, जगह व परिस्थिति में करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जब हम किसी एक विषय, कार्य, जगह व परिस्थिति में कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं और उसका उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य, जगह व परिस्थिति में करते हैं तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब कि जब हम कोई चीज़ सीखे होते हैं, हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो नई चीज़ को करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं, तो इसी को अधिगम का अंतरण या अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान या एक परिस्थिति में सीखी बातें, यानी कि जब एक विषय का ज्ञान या एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में या तो सहायक होती हैं या घातक होती हैं तो इसे सीखने का अंतरण कहा जाता है। मतलब कि नई चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए जब हम अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो इसी को अधिगम अंतरण कहते हैं। तो जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। यह अधिगम स्थानांतरण भी बोला जाता है, स्थानांतरण भी बोला जाता है। ठीक है। तो 8वें का सी ऑप्शन आपका सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। ए धारण, बी पुनः स्मरण, सी पहचानना, डी तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। कौन सा नहीं होगा, जल्दी से बताइए, सही ऑप्शन क्या होगा। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का जो आयाम नहीं है वो होगा तर्क करना। तर्क करना। ठीक है। तर्क
करना। तो तर्क करना आप स्मृति का आयाम नहीं होगा। स्मृति के आयाम की बात करें तो सीखना, धारण करना, प्रत्याहान, पहचान करना। ठीक है, मतलब कि सीखना, प्रतिधारण, पुनः स्मरण, पहचान करना, ये सब आपके स्मृति के आयाम होते हैं। मतलब कि धारण करना सबसे पहले तो आता है, सबसे पहले आता है सीखना, फिर आता है धारण करना, या इसी को प्रतिधारण बोलते हैं, प्रतिधारण बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। फिर इसके बाद आता है आपका पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, पुनः स्मरण के बाद आता है आपका पहचान करना, पहचान करना। तो ये आपके स्मृति के आयाम होते हैं। तो लिख लीजिएगा, स्मृति के आयाम की बात करें तो सबसे पहला सीखना आता है, फिर धारण करना या प्रतिधारण होता है, फिर पुनः स्मरण होता है, फिर पहचानना होता है। 4 आयाम होते हैं आपके स्मृति के। ठीक है, तर्क करना आपका स्मृति का आयाम नहीं होता है। तो 90 का डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो तर्क होता क्या है? तो तार्किक चिंतन व समस्या समाधान में तर्क का उपयोग किया जाता है, और तर्क जो है और इसका अध्ययन संज्ञानात्मक विकास के तहत किया जाता है, या एक प्रक्रिया है जिसमें अनुमान शामिल है। तो तर्क करना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें अनुमान शामिल होता है। इसका प्रयोग तार्किक चिंतन व समस्या समाधान में किया जाता है। तो तर्क का प्रयोग तार्किक चिंतन व समस्या समाधान में किया जाता है। ठीक है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास के तहत इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें अनुमान शामिल है। ठीक है, तो 90 का डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और इससे मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मोटिवेट मी। सीखने में पलायन आधारित है, मतलब कि कोई भी बालक या कुछ भी विद्यार्थी जब सीखने से भागने लगता है, सीखने से भागने लगता है, तो इसका कारण क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर, किस पर आधारित है? पुनर्बलन का मतलब जब किसी कार्य को करने या कार्य को न करने पर बल देने की प्रक्रिया। ठीक है, ये पुनर्बलन होता है। ठीक है, किसी कार्य को करना या किसी कार्य को न करने पर बल जो हम देते हैं वो प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए, ये पुनर्बलन होता है। जैसे किसी को कुछ पुरस्कार कुछ भी देना, ठीक है, ऋणात्मक पुरस्कार, धनात्मक पुरस्कार, ऐसा पुनर्बलन होता है। ठीक है, तो स्किनर ने अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। स्किनर महोदय ने अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन, पुरस्कार, नकारात्मक पुनर्बलन, डांट दो, दंड, कुछ भी। ठीक है, तो सीखने में पलायन आधारित है, किस पे आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर, सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, तो सीखने में पलायन नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। उदाहरण, यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा कभी नहीं आता है। इससे सीखने में पलायन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, विद्यार्थी सीखने से घबराएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे एंड होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सब अपना ध्यान रखिएगा।